मरने का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। कुछ इस अंदाज में अजय देवगन स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर एक बार फिर से अपने दर्शकों के सामने हैं, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया लेकर। इस फिल्म की क्या खासियत है और खास जश्न आजादी के मौके को ही क्यों चुना गया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए इस फिल्म को? और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब बड़े पर्दे की बजाय छोटे पर्दे पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शक इस फिल्म को देख रहे होंगे। अजय देवगन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज तक पर आपका बहुत शुक्रिया आज तक के दर्शकों के सामने होने के लिए। लोगों के मन में यही ये सवाल है, एक तो ओटीटी प्लेटफॉर्म, ऊपर से आपकी ये फिल्म, खासियत क्या है, लोग इसको क्यों देखें? अजय, कुछ कहानियां ऐसी होती है जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि इन लोगों ने जो जो देश के लिए किया, इतने बड़े बड़े बलिदान किए, बहुत मुश्किल होता है। आप और मैं, आई थिंक हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। हम तो छोटी छोटी चीज़ों से परेशान रहते हैं, यार ये हमारी लाइफ में कम हो गया, ये हमारी लाइफ में नहीं है। और जब ये लोग, मैं इनकी फैमिली से भी मिला तो ये तो छोटी चीज़ें सोचते ही नहीं, ये तो बड़ी चीज़ें अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिलीज़ को त्याग के ये करते हैं। तो 71 के वॉर की जब ये मैंने कहानी सुनी, एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि भुज और काफ़ी हिस्सा हमारे देश का कट जाता हिंदुस्तान से, कट चुका था। इनफैक्ट अगर हमारी आर्म फोर्सेस वहाँ नहीं पहुँच पाती और उन्होंने हमारे रनवे सब तोड़ दिए थे, तो एयरफोर्स से वहाँ पहुँच ही नहीं सकती थी। एंड 48 आवर्स तक लग जाते उनको यहाँ पहुँचने के लिए, और तब तक दे वुड हैव टेकन ओवर दिस प्लेस। सो दिस इज द सैक्रिफाइसेस ऑफ दोज, वो जो आर्मी के 120 लोग थे, ये जो एयरफोर्स के लोग थे, विजय कार्निक, इन्होंने कैसे वो 48 आवर्स को प्रोटेक्ट किया। और विजय कार्निक ने वहाँ की जो लोकल 300 औरतें हैं, उनकी मदद से, उन 300 औरतों की कहानी है जिन्होंने अपनी परवाह बिल्कुल नहीं की, अपनी जान की परवाह, बॉम्बिंग के बीच उन्होंने वो एक रात में पूरा रनवे बनाया, और वो भी अपने घर तोड़कर, क्योंकि रनवे पे खड्डे हो गए थे, तो उसको भरने के लिए उनके पास मटेरियल नहीं था, तो अपनी घरों की दीवारें तोड़कर, अपना पूरे घर तोड़कर एक रात में उन्होंने पूरा रनवे रिपेयर किया। इट्स अ ग्रेट स्टोरी टू टेल, एंड दैट इज द रीजन वी मेड दिस फिल्म। आपकी बातों से दो बातें समझ में आई। आप विजय कार्निक की भूमिका में हैं, जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं, और साथ ही वो 300 लोकल महिलाएं जो गुजरात के भुज का हिस्सा हैं, उनकी सहायता से रातों रात रनवे तैयार कर लिया जाता है, क्योंकि 50 साल हो भी रहे हैं। बिल्कुल वॉर के बीच में, ये अपने आप में अद्भुत है। तो क्या इस फिल्म में वो 300 महिलाओं की भूमिका भी हमें दिखाई दे रही है, और उनको तैयार कैसे किया गया, ये भी बड़ा सवाल है। नहीं, वी कास्टेड देम, उनको कास्ट किया गया। जो मेन कैरेक्टर है उनका सोनाक्षी का है, जो मेन थी एक्चुअली, और उनके साथ जो 300 औरतें थी, तो उन सबको कास्ट किया गया और उस हिसाब से फिर काम किया गया। सो मैं उन लेडी से मिला भी हूँ, काफ़ी जो लेडीज़ हमारी शूटिंग पे भी, क्योंकि जब हम भुज में शूटिंग कर रहे थे वो हमारे सेट पे भी आई थी। बहुत ही स्वीट है, अब तो उनकी बहुत उम्र होगी, बट दे वर वेरी वेरी स्वीट, एंड यू नो वो इतनी खुश थी कि यार चलो इस पे फिल्म भी बन रही है। बिल्कुल, इस बात की उम्मीद भी बहुत कम होगी कि इतने सालों के बाद वो कहानी फिर से दोहराई जाएगी और लोगों के बीच होगी। इस फिल्म में आपने बताया विजय कार्निक की भूमिका है, इसके अलावा आपके साथ सोनाक्षी सिन्हा जिसका आपने जिक्र किया, संजय दत्त भी है, मल्टी स्टारर ये फिल्म है। तो सबके अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, सबके अपने अपने रियल कैरेक्टर्स हैं, रियल सैक्रिफाइसेस हैं। तो इट्स जस्ट नॉट अ स्टोरी ऑफ विजय कार्निक और ये 300 औरतें, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ कपल ऑफ पीपल, और वो 120 जवान। सो इट्स द स्टोरी ऑफ ऑल ऑफ देम टुगेदर। तो काफी सारे सैक्रिफाइसेस हैं इसमें, कईयों ने अपनी जान खो दी इसमें। हमने देखा है कि कुछ खासतौर से हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जिंदगी पर, हाल ही में हमने गुंजन सक्सेना देखी, इसके पहले हमने 2016 उरी अटैक पर जो फिल्म आई हुई थी वो बनी। तो उनसे अगर हम तुलना करें तो आपकी ये फिल्म किन किन मायनों में अलग होगी? अगर दर्शकों के मन में ये सवाल हो तो कैसे जवाब? आई थिंक तुलना आप कर नहीं सकते। जब आप किसी इंसिडेंट और कई कुछ कैरेक्टर्स की जब कहानी बता रहे हैं, तो उन लोगों ने जो भी किया एक दूसरे से बहुत अलग किया। तो दो कहानियां अलग हो जाती हैं। सबसे पहले मुझे लगता है देशभक्ति का जो जज्बा है वो सेम होता है, लेकिन सैक्रिफाइसेस तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एंड उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने इतने बड़े स्केल की फिल्म आज तक देखी नहीं होगी,
तो ये बार बार हिंदुस्तान आप में इस बात पर जोर दे रहे हैं, दर्शकों आप को देखिए- कैसे समझाएंगे कि इसका स्केल किस तरह से बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग है कि लोग इसको देखें? जरूर देखें। आप अगर ट्रेलर देखें तो आपको पता चल मैंने जाएगा। देखा है, बहुत ट्रेलर देखें बहुत तो अच्छा ऐसे वॉर सीक्वेंसेस, ऐसा एटमॉस्फेयर जो बिगनेस है फिल्म की, जो हम कई बार बाहर की फिल्मों में देखते हैं और बोलते हैं कि यार हम क्यों नहीं कर पाते। आई थिंक वी हैव अचीव्ड दैट। इस फिल्म में है वो सारी चीजें। बिल्कुल। ठीक है। 50 साल 1971 के वॉर के पूरे होने पर इस फिल्म को लेकर आप आए और स्वतंत्रता दिवस का ये खास मौका भी है। जश्न आज़ादी का चारों तरफ जश्न का माहौल है, उसी बीच ये फिल्म भी आ गई है। 1971 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उनके नेतृत्व में हमने किस तरह की बड़ी कामयाबी हासिल की और वो आज तक हिंदुस्तान उस बात का जश्न मनाता है। फिर बाद में हमने देखा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उरी में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व था। दोनों में ज्यादा सशक्त, हालांकि मुझे पता है आप पॉलिटिकल सवालों से और इस तरह की बातों से हमेशा दूर रहते हैं, लेकिन अगर आपका एक व्यू समझना चाहें तो दोनों में से ज्यादा सशक्त अजय देवगन की नजर में कौन दिखता है? आप कंपेयर नहीं कर सकते। उस टाइम के लिए जो उन्होंने किया वो करेक्ट था, आज जो मोदी जी कर रहे हैं वो करेक्ट है। सो दो लोगों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, दो सिचुएशंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे आपका पिछला सवाल था कि पुरानी फिल्में उरी और इनमें क्या अंतर है, दो कहानियां ही अलग हैं। सो दो चीज़ों को आप दो सिचुएशंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप मुझे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मैं आपको अपने साथ क्योंकि आप अपनी जगह पे सही हैं, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। आप अपनी सिचुएशन में, मैं अपनी सिचुएशन में हूँ। शायद मैं आपकी सिचुएशन में होता तो वो नहीं कर पाता जो आप कर पाती हैं, और अगर आप मेरी सिचुएशन में होती शायद आप नहीं कर पाती जो मैं तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। एक सिचुएशन अगर दी जाए, उसमें दो लोगों को डाला जाए और उसने किसने बेहतर किया सेम में, तब आप ये सवाल भी पूछ सकती है। बट दो सिचुएशंस और दो इराज ही अलग हैं। आपसे इसी तरह की जवाब की उम्मीद भी थी, मुझे पता था कि बीच का तो फिर रास्ता सवाल ही आपको नहीं पूछना निकालने था। ठीक है, नहीं, गलत बात तो बोली नहीं मैंने। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली। वो बीच का रास्ता निकाल के आपने बिल्कुल अपने आप को साइड में कर लिया। चूंकि ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले एक और सवाल, आपने जो जवाब दिया है उसी से जुड़ा हुआ। हम सब जानते हैं कि ज्यादातर पैट्रियोटिक फिल्में देशभक्ति से जुड़ी हुई है, इस तरह की हाल की फिल्में आपने ज्यादा बनाई हैं, तो उसके पीछे की कोई खास वजह है? नहीं, लास्ट एक तानाजी बनाई है काफी टाइम के बाद। कोई ऐसा रीजन नहीं है उसके लिए, लेकिन जब आप ऐसी कहानियां सुनते हैं तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है। और ऑनेस्टली कहूं कि जब राइटर फिक्शन लिखता है और जो रियल लाइफ में चीजें होती हैं वहां तक फिक्शन नहीं पहुंच सकता। कई बार आप ऐसी चीजें सुनते हैं जो कि आप सोचते हैं कि यार ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये लिखूं। ऐसे ऐसे सिचुएशंस आती है, ऐसे ऐसे सिनारियो आते हैं। तो जब आप ऐसी कहानी सुनते हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन। और हमारी जो हिस्ट्री है उसमें ये सब चीजें नहीं है। आई थिंक हमारी हिस्ट्री को एक पॉइंट पे दबाया भी गया है बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल। उससे पहले भी जो वी वर सप्रेस्ड, तो हमारी हिस्ट्री को ऑल्टर कर दिया गया है। आपको लगता है कि हमारी हिस्ट्री को दबाया गया है, वो उस तरीके से नहीं लिखा गया? आप पढ़िए हमारी हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में आज हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज तानाजी के बारे में आपको पहले पता था? फिल्म के जरिए ही जानकारी सामने है, ये बिल्कुल सच इतना बड़ा जो सैक्रिफाइस है वो आपको नहीं पता। तो ये अगर हमारे लोगों ने क्या किया जब हमको पता ही नहीं, इट इज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन। इट्स एज एन इंडियन यू डोंट नो कि हमारे लोगों ने कितने बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए। तो आई थिंक क्यों नहीं होना चाहिए ये हमारी हिस्ट्री में। अगर हम हिटलर और बाहर के बारे में पढ़ते हैं तो इट्स अंडरस्टूड कि ये जब अंग्रेज भी राज करके गए तो उन्होंने ऑल्टर तो की होगी ना अपनी हिस्ट्री, हमारे यहाँ डाली होगी। आज भी बच्चे वही पढ़ रहे हैं। ये तानाजी का जो चैप्टर था ये आधे पन्ने का हमारे टाइम पे था। आज मेरे बच्चों के हिस्ट्री बुक में तानाजी कोई नहीं है। इट्स नॉट देयर। सो आप इसका जवाब तो आपको खुद ही मिल जाता है कि हमारी हिस्ट्री को दबाया गया है और हमारे जो इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस हैं उनके बारे में नहीं जानते आजकल के बच्चे। आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए, आप अपने पड़ोस में पूछ लीजिए, उनको क्या पता होगा मुझे बताइए। उनको ज़्यादा पता होगा कि अमेरिकन हिस्ट्री क्या है या ब्रिटिश हिस्ट्री क्या है या जर्मन हिस्ट्री क्या है। हमारी हिस्ट्री बहुत कम है। मौजूदा सरकार भी यही कहती है कि हमारे इतिहास को ठीक से नहीं लिखा गया है। आप सहमत हैं उनकी बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या दोबारा से इतिहास को लिखे जाने की जरूरत है? एटलीस्ट कुछ चीज़ है। इतिहास को लिखने की जरूरत नहीं, जो है इतिहास वो तो बता दो। आई एम नॉट सेइंग रीराइट हिस्ट्री, आई एम सेइंग जस्ट गिव द हिस्ट्री व्हिच इज देयर सो दैट सी जब आपको कोई चीज़ मिलती है जिंदगी में तो अगर तो वो बहुत आसानी से मिल जाती है तो आप उसकी परवाह नहीं करते।
जब कोई चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती तो आप उसको बहुत संभाल के रखते हैं अपने दिल के पास। तो जब हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंस डे, व्हाट इज इंडिपेंडेंस डे, व्हाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि लोगों के दिल में एक देश के लिए भावना जागे एंड दे नो कि दे शुड लव देयर कंट्री एंड हमारा ये इंडिपेंडेंस है। लेकिन अगर उनको पता चलेगा कि हमको इंडिपेंडेंस किस मुश्किल से मिली और हमारे लोगों का सैक्रिफाइस क्या क्या था, शायद उनमें 2% फ़र्क पड़ेगा, 1% फ़र्क पड़ेगा कि यार बात तो सही है यार, अगर हम वो सिचुएशन में होते तो हम कर पाते क्या। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल ट्वीक इन द माइंड। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी या आपको झंडा लेके निकल जाना है कि मैं तो देश के लिए जीऊँगा। आपको बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ वो एक छोटा सा स्टेप लेना है, एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना है कि यार ठीक है, देश के अगेंस्ट कुछ मत करो। उतना भी अगर 130 करोड़ लोग कर लेंगे, बात खत्म हो जाती है ना, कहानी खत्म हो जाती है। उसमें आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको क्या सोशल मीडिया प्रभावित करता है? जी नहीं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा हूं नहीं और मैं ज्यादा देखता ही नहीं। देखते ही नहीं? जो मुझे बात कहनी होती है मैं कह देता हूँ, उसके बाद खत्म हो जाती है। और नीचे जो लोगों के कमेंट आते हैं हजारों में, मैं देखता नहीं। मेरे फोन पे ही नहीं है सोशल मीडिया, ना मेरे फोन पे मैं ट्विटर रखता हूँ, ना इंस्टाग्राम रखता हूँ, कुछ नहीं रखता। तो सोशल मीडिया दूरी क्यों बना के रखी है आपने? क्योंकि आप देखिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया से कुछ जज नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी चीज करें, अच्छी या बुरी, 50% लोग गाली देंगे, 50% लोग अच्छा बोलेंगे, चाहे आपने जो भी किया हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा किया हो या बुरा किया हो, बुरा भी किया होगा तो 50% लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। तो सही क्या है, गलत क्या है, उसमें बटे हुए हैं लोग। बटे हुए लोग। अच्छा, एक लड़ता है जो आपको प्यार करते हैं वो आपके गलत में भी साथ देने आ जाएंगे। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। शायद जो 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 उल्टा लिखते हैं हमारे बारे में, चाहे वो उसको काउंटर करने के लिए जो दूसरे लिखते हैं वो शायद हमसे प्यार ना भी करते होंगे, लेकिन इनसे नफरत करते हैं। यू सी, सो दे जस्ट लाइक टू फाइट। अभी ट्विटर को लेकर बहुत विवाद चल रहा है, आपकी जानकारी में है? हाँ, थोड़ा बहुत। तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपने एक दूरी बनाकर रखी हुई है? मुझे कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं। खाली समय में फिर आप क्या करते हैं? जैसे बहुत सारे लोग हैं, सोशल मीडिया की इस तरह की आदत पड़ गई है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक्चुअली मेरा सारा दिन काम में निकल जाता है, फिर थोड़ा टाइम फैमिली के साथ, और फिर 1-1.5 घंटा मैं OTT पे कुछ ना कुछ देखता हूँ। अजय देवगन में आखिर ऐसा क्या खास है? 1990 से आप फिल्म में सक्रिय हैं, उसके बाद से तब से लेकर आज तक ये जो 30-31 साल का इतना लंबा दौर रहा है, तब भी आप सुपर डुपर हिट थे, आज भी आपकी फिल्में उसी क्रेज से देखी जाती हैं। एक नशा है अजय देवगन का लोगों के बीच में। कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं? क्या कुछ खास करते हैं अपनी फिल्मों के लिए कि ये जो आपकी लोकप्रियता और लोगों के बीच आपके बने रहने की बड़ी वजह आपको क्या दिखाई? आई थिंक वजह क्या है मुझे नहीं पता, बट एक चीज मेरे फादर ने मुझे सिखाई थी कि जो भी आप काम करो उससे प्यार करो और उसके साथ चीटिंग मत करना कभी। बहुत लोग और भी करते होंगे, शायद वो सक्सेसफुल है या नहीं है, आई डोंट नो, बट मैं सिर्फ एक ही चीज में मानता हूँ एंड मैंने इसके अलावा और ज्यादा सोचा नहीं है। अपना काम करो, काम से मतलब रखो और अपने काम के साथ चीटिंग मत करो, सिर्फ यही। अभी तो आप लगातार अपनी फिल्मों के जरिए ही आगे बढ़ रहे हैं, क्या कभी दिमाग में ये भी है कि कभी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे? कुछ भी नहीं? मुझे ना ठीक से बोलना आता है, ना ठीक से लड़ना आता है। पहले हम बातों से नहीं लड़ते थे, हाथों से लड़ा करते थे, अब बंद कर दिया, वो पॉलिटिक्स में हो नहीं सकता। सो आई डोंट नो, नहीं मेरा दिमाग वैसे चलता नहीं है। मुझे जो काम आता है मुझे वो करना चाहिए, जिसका जो काम है वो उनको करना चाहिए। पॉलिटिशियंस का काम है देश चलाना, उनको वो करने दीजिए। हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना, हम वो आपको लगता है कि आप सिर्फ हीरो के लिए ही टीवी बड़े पर्दे के लिए बने हुए हैं, आप पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर में एक नई फिल्म पॉलिसी लेकर सरकार वहां पर आई है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा फिल्में बने। अभी हम सब ने देखा आमिर खान, वहां पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की ओर से अनाउंस किया गया। तो क्या ज्यादा से ज्यादा फिल्में वहां पर शूट हो और जम्मू कश्मीर एक नई दिशा तय करे? क्या आपको भी लगता है कि मतलब अब मुंबई से ज्यादा लोग वहां जाएं? आप खुद क्या प्रेफर करेंगे? जाएं, क्योंकि बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं। हम अपनी फिल्में बनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, बाकी देशों में जाते हैं। जब हमारे देश में इतनी खूबसूरत जगह हैं तो हम अपने देश में जाके क्यों ना शूट करें? तो ये तो सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, ये तो हर जगह का होना चाहिए कि वी शुड बी अलाउड टू गो एंड वर्क वेयरएवर वी वांट इन द कंट्री। अजय देवगन जी, आज तक से जुड़ने के लिए और अपनी फिल्म के बारे में ये तमाम बातें शेयर करने के लिए। यकीनन फिल्म का जो ट्रेलर है वो अगर आप देखेंगे तो आपका बिल्कुल मन होगा कि तुरंत इस फिल्म को आप देख लें, लेकिन दर्शकों का कितना प्यार OTT प्लेटफॉर्म पर अजय देवगन को मिल पाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बड़े कैनवस पर मिलता रहा है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन यकीनन इस फिल्म के जरिए एक अलग जोश, जुनून और
जज्बा पैदा करने की उनकी ओर से ये कोशिश है। बहुत शुक्रिया अजय।